अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव प्लीज। चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओरिजिनल पेपर बायोलॉजी का, एफपीएससी मेल्स का, जो हुआ था 30 दिसंबर 2023 को। और उसका जो इंग्लिश का पोर्शन है और पेडागोजी का पोर्शन है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी वीडियो आप देखिएगा, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। जी, तो इसमें हम देखते हैं पार्ट वन जो इंग्लिश का पोर्शन था, और साथ में आपको बताता चलूं कि एफपीएससी का जो पेपर पैटर्न है ये पीपीएससी से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें बुनियादी तौर पे 20 मार्क्स का इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन होता है, 30 मार्क्स का पेडागोजी का, जिसको हम एजुकेशन का या प्रोफेशनल पोर्शन बोल सकते हैं, और 50 मार्क्स का जो है वो सब्जेक्ट का पोर्शन होता है। तो फर्स्ट पोर्शन जो पेपर का था इंग्लिश का, उसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आप देखें, हर कम्युनिकेशन स्किल्स आर रादर डैश एज नो वन कैन आउट परफॉर्म हर इन दीज स्किल्स। तो यहाँ पे इनकम्पेरेबल, यहाँ पे हमने जो करेक्ट वन था उसको सिलेक्ट करना था, तो इनकम्पेरेबल वाज द करेक्ट आंसर। सेकेंड एमसीक्यूज आप चेक करें, टू लुक एट समथिंग फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन इट इज द मीनिंग ऑफ गेज। गेज होता है किसी चीज को बड़ा इंटरेस्ट लेके, बड़ी गौर से किसी चीज को देखना, किसी चीज की तरफ मुसलसल देखते रहना, और किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना। देन थर्ड वन आप देखें, द फ्रेज मैन इन वाइट कोट इज यूज टू टॉक। अब इसमें हमारा जो सब्जेक्ट था, यहाँ पे हमने वर्ब लगाना था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसको हम ग्रामर में बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बुनियादी तौर पे मतलब ये होता है कि योर वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होता है। तो यहाँ पे देखें, द फ्रेज मैन इन कोट इज यूज टू टॉक, यहाँ पे वर्ब जो है वो, क्योंकि फ्रेज यहाँ पे द फ्रेज जो है वो हमारा सेंटेंस बन रहा है, तो इज यूज टू आ जाएगा। तो इज इसका करेक्ट आंसर था। देन आप देखें जी, कंप्यूटर्स हैव ट्रांसफॉर्मिंग, यहाँ पे हैव के बाद जो है वो स्पेस थी, तो हैव के साथ हैड। अब आप हैव देख लें, जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आता है तो इसके साथ हैड जो है वो मेन वर्ब के तौर पे थर्ड फॉर्म कंसिडर होती है। देन आप देख रहे हैं जी, दे वर गोइंग टू लेट हिम गो बट दे रिवर्स देयर डिसीजन इज अ सेंटेंस। अब ये सेंटेंस की हमने टाइप बतानी थी। तो इसमें आप देखें जी, दे वर गोइंग टू लेट हिम गो कॉमा प्लस बट जो है फैन बॉयज कंजंक्शन में से है। फैन बॉयज कंजंक्शन जो है उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कॉमा अगर आ जाए दो क्लॉजेस के दरमियान में, वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट इसका हम एमसीक्यूज देखते हैं जी। नेक्स्ट में देखें, आई हैव टू एडमिट ही इज वेरी गुड एट हिज जॉब, द अंडरलाइन पार्ट इज यूज टू। यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट जो था वो आई हैव टू एडमिट। अब इसका हमने मतलब बताना था एग्री। अब हैज टू या हैव टू जो होता है ना, वो बाई चॉइस नहीं, मैं कहता हूँ कि यू शुड डू दिस, यू हैव टू डू दिस। तो अब एग्री रिलक्टेंटली दैट समथिंग इज ट्रू। उसके बाद आप देखें जी, सेवंथ वन, अ स्मॉल नंबर दो मे बिकम डैश फाइनेंशियल डेट्स शॉपर्स, दे बिकम एडिक्टेड इट एंड अप विद कंपल्सिव क्रिपलिंग आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और एट्थ वन देखें, आई विल फर्स्ट राइट अ रफ ड्राफ्ट ऑफ द एसे एंड देन एडिट इट फॉर एनी एक्सट्रेनस आ जाएगा इसका। चार्ली जो है वो करेक्ट वन आंसर है। देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई। अब यहाँ पे देयर देख लें जी, देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई। इन्होंने पूछा कि देयर का फंक्शन जो है वो ग्रामेटिकल फंक्शन पूछा इस सेंटेंस में क्या है, तो देयर यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे आया है। और फर्दर इसको स्पेसिफाई करें तो हम इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कंसिडर करते हैं, और एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो आंसर करता है ग्रामर में वेयर को। कैन यू गिव मी लिस्ट ऑफ हुज बीन इनवाइटेड। तो हेयर द अंडरलाइन क्लॉज, यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन थे उनमें एडजेक्टिव था, वर्ब क्लॉज था, और नाउन था, और देन जो है वो नन ऑफ दीज था। तो इसमें जो है हुज बीन इनवाइटेड, ये हम नाउन क्लॉज इसको कंसिडर हम कर सकते हैं, अंडरलाइन जो क्लॉज है इसको। और नेक्स्ट वन आप देख लें जी, 11th में, यू ऑट टू नो बेटर। अब यू ऑट टू नो बेटर इज अ एक्सप्रेशन, ऑप्टेटिव, चैलेंजिंग, इंट्रोडक्टरी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो है वो नन ऑफ दीज इसमें आएगा, क्योंकि ये ना तो ऑप्टेटिव में आता है, ना चैलेंजिंग में आता है ये एक्सप्रेशन, और ना ही इंट्रोडक्टरी में आता है। तो विच इज करेक्ट यहाँ पे। अब देखें जी कि तीन सेंटेंस या चार सेंटेंस दिए होते हैं, और किसी एक सेंटेंस में माइनर सी एक मिस्टेक होती है, तो आपने उन तीन चार सेंटेंस में से करेक्ट वन सेलेक्ट करना होता है। और ये
करेक्शन में जो सेकंड ईयर में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो पैटर्न है, पंजाब के जो बोर्ड्स हैं उनका पैटर्न है, उनमें 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। और एमडी कैट में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 4 सेंटेंसेस दिए होते हैं और उनमें माइनर सी चेंजिंग होती है, आपने करेक्ट वन जो है वो सिलेक्ट करना होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं जी, आवर accountants are currently examining the figures you sent us। अब पहले वाला जो है ये करेक्ट है, सेकंड वन में जो गलती है वो आप देखें जी, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटेंट्स है प्लूरल है, तो अपोस्ट्रॉफी की जरूरत नहीं थी। ये जो एस से पहले बीटा ऑप्शन में जो एस से पहले कॉमा लगा हुआ है, ये गलती है। और उसके बाद देख लें नेक्स्ट वन जो है चार्ली ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है, यहाँ पे प्लूरल अपोस्ट्रॉफी बनाई हुई है, अकाउंटेंट्स के बाद जो कॉमा लगाया हुआ है और फिगर्स के बाद जो कॉमा लगा हुआ है, ये दोनों कॉमा जो है अननेसेसरी हैं, इसलिए ये भी गलत है। तो इसका ए अल्फा जो है वो करेक्ट वन है। और उसके बाद जी 13 MCQs आप देखेंगे, प्राइमरी एजुकेशन इज द मोस्ट प्रेसिंग नीड ऑफ आवर टाइम, तो ये कंपैरिजन आ जाएगा। और 14th वन आप देखेंगे, व्हेन द कंपनीज पॉपुलैरिटी डिक्लाइंड इट डैश द डिसीजन टू रेज प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, तो यहाँ पे रिकंटेड आ जाएगा। और देन देखें जी वाइजेकर मीन्स जो है वन हु थिंक्स टू नो एवरीथिंग। ऐसा बंदा जो ये समझता हो कि उसे सारी चीज़ों का आइडिया है, उसके लिए हम ये टर्म जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 16 को देख लें, रिसर्च शोज दैट ओल्ड पीपल यूज सोशल मीडिया मोर देन डू द यंग पीपल, द सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन की, ये एग्जाम्पल है ये वाला सेंटेंस। और 17 में आप देखेंगे, टेक ऑल द मनी आई हैव ओनली लेट मी गो, ओनली का पूछा हुआ है। अब ओनली जो है ग्रामर में ये एडवर्ब भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर हम ओनली को एडवर्ब देखते हैं तो वो क्वांटिफायर एडवर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे ओनली जो है वो कॉमा के साथ कंजंक्शन के तौर पे आया हुआ है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो चार्ली है। द बॉयज आर स्टिल इन आइडलनेस, अब यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ था जी स्टिल क्या है। अब द बॉयज आर स्टिल इन आइडलनेस ये एडवर्ब है, और एडवर्ब का अगर हम ग्रामर में फंक्शन देखते हैं तो एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एनी अदर एडवर्ब आर एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। आई वाज obliged टू गो इज अ पैसिव फॉर्म, अब उन्होंने ये पैसिव फॉर्म दी हुई है और उसका एक्टिवाइज उन्होंने नीचे पूछा हुआ है कि सर्कमस्टेंसेज obliged मी टू गो। अब यहाँ पे आप देख लें जी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है, जो इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म आती है और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। और जब हम इसका पैसिवाइज बनाते हैं तो उसमें फिर हम वाज और वर्ब को यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें जी 20, इसमें विच इज करेक्ट, यहाँ पे इसमें चार्ली देखें, बाई टर्निंग एट द नेक्स्ट कमर यू कैन रीच मुल्तान इन हाफ एन आवर। तो यहाँ पे सेंटेंस में जो है बुनियादी तौर पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है वो ये चार्ली आंसर करेक्ट बनता है। क्योंकि अगर हम इसमें देखते हैं बाई टर्निंग एट नेक्स्ट कॉर्नर मुल्तान इज रीच्ड इन हाफ एन आवर, तो इसमें जो है वो मिसप्लेस्ड मॉडिफायर का इस्तेमाल हुआ है, बाई टर्निंग एट नेक्स्ट कॉर्नर इन हाफ एन आवर मुल्तान अराइव्स। तो जो करेक्ट ऑर्डर है सेंटेंस का, जो मीनिंग्स कन्वे कर रहा है वो चार्ली है। नेक्स्ट इसका देखिए जी, पेपर में जो पार्ट 2 था वो सब्जेक्ट बेस्ड था बायोलॉजी का, पार्ट 3 जो है वो पेडागोजी प्रोफेशनल एजुकेशन का था। उसके क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं वन बाय वन। अब इसमें देख लें कि फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्स्ट स्टेप ऑफ टीचर, टीचर का जो लेसन प्लान करने लगे पहला स्टेप होता है, उसमें ही शुड पॉइंट आउट द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द लेसन। ये वर्ड जो है वो डिफिकल्ट है, तो या डिफिकल्ट वर्ड है, इसको देख लें कि टीचर को सबसे पहले लेसन प्लान करते हुए क्या करना चाहिए कि मीनिंग पॉइंट आउट करने चाहिए डिफिकल्ट वर्ड्स के। उसके बाद लेसन प्लान सर्व डिफरेंट पर्पजेज, लेसन प्लान जो है वो डिफरेंट पर्पजेज को सर्व करता है। कौन से पर्पजेज हैं इसमें, साइकोलॉजिकल टीचिंग इज पॉसिबल, suitable learning environment can be created in the class, a teacher can stick to his कंटेंट। तो इसका आंसर जो करेक्ट वन है वो नन ऑफ दीज आएगा। और देन 23rd देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। तो इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, इसके लिए जो मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी है वो सबसे पहले जो है वो नरेशन की है। और देन देख लें जी, टीचर्स फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू
understanding the child. If the teacher is not able to understand the child mentality, child caliber और child psychology, तो उसकी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं हो सकती। देन देखें जी, जॉन डेवे कॉल्ड अ स्कूल इज सोशल इंस्टीट्यूट। जॉन डेवे ने स्कूल को जो है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन बोला है। देन सक्सेस इन डेवलपिंग वैल्यूज मेनली डिपेंड्स अपॉन सोसाइटी। यहाँ पे ऑप्शन जो थी वो फैमिली, टीचर, सोसाइटी, नन ऑफ दीज, तो ये इसका करेक्ट वन जो है वो सोसाइटी बनता है। और नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27th पे, सोसाइटी शुड पार्टिसिपेट इन चाइल्ड एजुकेशन टू। अब बच्चे की एजुकेशन में सोसाइटी का या माशरे का क्या रोल होता है? डेवलप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सोसाइटी को क्या करना चाहिए कि वो जो, अब देखें यहाँ पे लैस भी नहीं हो सकता और रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल भी नहीं हो सकता और ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। तो डेवलपिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सोसाइटी को इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए, इस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए कि बच्चे की जो है वो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में डेवलपमेंट हो सके। पेरेंट्स टीचर रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूइंग एंड कोहेरेंट होल टू एक्सपेडिट स्टूडेंट लर्निंग। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्टूडेंट लर्निंग है, स्टूडेंट लर्निंग है। और अब इसमें बेटा देखें कि ये हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश के पोर्शन को और पेडागोजी के पोर्शन को। मैं आपको बताता चलूं कि एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारे जो सारे के सारे सेशंस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। लेक्चर बायोलॉजी का, एफपीएससी का और पीपीएससी का सेशन हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। इसी तरह से लेक्चर इंग्लिश, इंस्ट्रक्टर इंग्लिश का, एफपीएससी का, पीपीएससी का हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। बॉटनी का, जोलॉजी का हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो बेटा गिवन नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बेतहाशा एस्पायरेंट्स हैं वो कामयाब हो चुके हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करके। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट करें और आप लोग भी इस तरह से तैयारी करें कि आप पीपीएससी और एफपीएससी को क्रैक कर पाएं। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं जी हम। रूल्स एंड रेगुलेशंस इन टेक्नोक्रेटिक मैनेजमेंट आर ऑफन रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। टेक्नोक्रेटिक मैनेजमेंट में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो रिजिड और इनफ्लेक्सिबल होते हैं। देन इन टेक्नोक्रेटिक मैनेजमेंट डिसीजन मेकर्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन नॉलेज एंड स्किल। टेक्नोक्रेटिक मैनेजमेंट में जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है नॉलेज और स्किल्स की बेस पे। देन देखें जी, द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द बेस्ट पॉलिसीज टू अचीव द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रायोरिटीज, गोल्स एंड प्रायोरिटीज इज कॉल्ड, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। अब किसी भी इंस्टीट्यूशन के जो गोल्स और प्रायोरिटीज होती हैं इनके लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं इनको अचीव करने के लिए, उसको हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं। देन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज बाय ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शन एंड फॉस्टरिंग अकाउंटेबिलिटी, इसको हम कंट्रोलिंग बोलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी अंडर द मैकेनिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक टास्क सेटिंग इंक्लूड्स, इसमें टाइम स्टडी भी आ जाता है, मेथड स्टडी भी आ जाता है, मोशन स्टडी भी आ जाता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज होगा। द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्टिंग। एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहला काम जो है वो हमने क्या करना होता है, चीज़ों की डायरेक्शन देनी होती है। बाद में अब क्योंकि ये की उन्होंने हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछा हुआ है स्टेटमेंट में, तो थोड़ी ट्रिकी स्टेटमेंट है। अदरवाइज तो क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती है, कंट्रोल, चीज़ों को कंट्रोल करना भी आ जाता है, डायरेक्ट करना भी आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो डायरेक्टिंग आता है। देन देखें जी, व्हाट इज अ मोटिवेटिंग फोर्स इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर जो मोटिवेटिंग फोर्स होती है वो लीडिंग है। और इसके बाद हाउ कैन टीचर यूज फॉर्मेटिव असेसमेंट डाटा टू इनहेंस देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस। अब इसमें देखिए जी, समेटिव असेसमेंट होती है और फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर आप देखें, हाउ कैन टीचर यूज फॉर्मेटिव असेसमेंट डाटा टू इनहेंस देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस, कि टीचर किस तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट के डाटा को यूज कर सकता है अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को इनहेंस करने के लिए। इसमें करेक्ट वन जो है वो चार्ली सी ऑप्शन है। बाय आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ स्टूडेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्टिंग इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ समेटिव असेसमेंट। इसमें से समेटिव असेसमेंट की जो एग्जांपल है वो क्या है, फाइनल प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ अ कोर्स। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है वो टाइम टू टाइम जो टीचर असेस करता है स्टूडेंट्स के, जो टेस्ट लेता है और उसमें अपना फीडबैक देता है। और अल्टीमेट जो फाइनल असेसमेंट होती है उसको हम समेटिव असेसमेंट
असेसमेंट बोलते हैं, जिसकी बुनियाद पे रिवार्ड और पनिशमेंट जो है वो दी जाती है। उसके बाद देखें जी, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट का जो मेन पर्पस है, जो प्राइमरी पर्पस है, जो बेसिक पर्पस है, वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर सी है, टू असेस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अप्लाई देयर नॉलेज एंड स्किल्स टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। अब देखना ये होता है परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट में कि क्या स्टूडेंट इस काबिल हैं कि वो अपनी जो एबिलिटीज हैं, अपना जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको अप्लाई कर सकते हैं रियल सिचुएशन में, या उसको एक प्रैक्टिकल उसमें फॉर्म में वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखें जी, विच टर्म रेफर्स टू प्रोसेस गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस ऑफ लर्निंग इन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर जो है चीज़ों को गैदर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए कौन सी टर्म यूज होती है? तो इस प्रोसेस में जो टर्म हम यूज करते हैं उसको हम असेसमेंट बोलते हैं। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से बेटे अल्हम्दुलिल्लाह बायोलॉजी का, जोलॉजी का, बॉटनी का, लेक्चर इंग्लिश का, इंस्ट्रक्टर इंग्लिश का जो न्यू सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर सेशन तो आप लोग हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम्प्रिहेंसिव सेशन होता है 3 मंथ्स का, जिसमें हम सारा डाटा प्रोवाइड करते हैं और टेस्टिंग लेते हैं, प्लस डिस्कशंस कराते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम देखते हैं जी, व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या है? मॉनिटर एंड इम्प्रूव लर्निंग और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो बुनियादी तौर पे ड्यूरिंग सेशन हम लेते हैं टाइम टू टाइम, और उसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं और बच्चे की जो एबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश, उसकी जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। विच टाइप ऑफ असेसमेंट अकर्स एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल पीरियड टू डिटरमिन व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्नड। स्टूडेंट की फाइनल लर्निंग को चेक करने के लिए एकेडमिक ईयर के एंड पे या उसके लर्निंग के ड्यूरेशन या पीरियड के एंड पे जो असेसमेंट की जाती है उसको हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। जिस तरह से नॉर्मली सेमेस्टर्स के अंदर जो है हमारी फाइनल टर्म के एग्जाम्स होते हैं और एनुअल सिस्टम के अंदर हमारे एनुअल एग्जाम्स होते हैं, जिनकी बेस पे हमें डिग्रीज अवार्ड की जाती हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफेक्टिव असेसमेंट। अब रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये तो ठीक है, सब्जेक्टिविटी जो है ये अफेक्टिव असेसमेंट की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि अफेक्टिव असेसमेंट जो है उसमें बुनियादी तौर पे अगर सब्जेक्टिव अप्रोच होती है तो फिर इससे हम जज नहीं कर पाते स्टूडेंट्स की लर्निंग को, क्योंकि पर्सन टू पर्सन देखें। फॉर एग्जांपल मैं आसान वर्ड्स में आपको समझा देता हूँ कि एक एमसीक्यूज का पेपर है, उसके की जो है वो सबके लिए सेम होती है, ठीक है? तो उसमें आपके आंसर, और अगर आप एक ऐसे लिख रहे हैं, अब ऐसे के पैरामीटर्स जो है, ऐसे के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, या अच्छे या बुरे कंटेंट की डेफिनेशन जो है वो मेरे नज़दीक कुछ और होगी, किसी और एग्जामिनर के नज़दीक कुछ और होगी। तो इसलिए ये जो है सब्जेक्टिविटी जो है ये असेसमेंट के अंदर रिलायबल नहीं होती। इन ब्लूम्स टेक्सोनोमी न्यू पर्सपेक्टिव इज एसोसिएटेड विद। अब यहाँ पे इवैल्यूएशन था, कंप्रीहेंशन था और एप्लीकेशन था, तो इनमें से कोई भी नहीं बनता, तो नन ऑफ दीज इज करेक्ट वन। दैट इज नॉट अ साइकोमोटर डोमेन इन ब्लूम्स टेक्सोनोमी। इन्होंने पूछा कि विच वन इज नॉट अ साइकोमोटर डोमेन इन ब्लूम टेक्सोनोमी, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो रिफ्लेक्शन था। देन आप देखें जी, द कम्प्लेक्स मोटर स्किल्स आर एग्जिबिटेड एट द स्टेज ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी, तो इसका करेक्ट आंसर चार्ली बनता है, कम्प्लेक्स अवर्ट रिस्पॉन्स। और देन आप देख लें जी, टू हैंडल न्यू सिचुएशन आर डिफरेंट सिचुएशन बेस्ड ऑन लेसन लर्न इज प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन आएगा। और इसमें नेक्स्ट आप देखेंगे जी 48 को, डेवलपिंग न्यू पैटर्न्स ऑफ एक्शंस अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनोमी आर एट द लेवल ऑफ ओरिजिनेशन, इसका करेक्ट आंसर है। और देन परफॉर्मिंग एक्शन विद एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन आर एट द लेवल इन ब्लूम्स टेक्सोनोमी, मैकेनिज्म इज करेक्ट वन। इन ब्लूम्स टेक्सोनोमी द एबिलिटी फॉर एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स इज न्यू सिचुएशन, इन न्यू सिचुएशन इज, यहाँ पे देखें जी परसेप्शन है, सेट है और मैकेनिज्म है, तो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। तो बेटे इस वीडियो में हमने डिस्कस किया बायोलॉजी का जो एफपीएससी मेल्स का पेपर था,
30 दिसंबर को जो कंडक्ट हुआ, इसमें इंग्लिश का पोर्शन और पेडागोजी का पोर्शन, मैंने आपको बताया कि एफपीएससी का जो पेपर है इसमें 30 मार्क्स का पोर्शन प्रोफेशनल का पेडागोजी का होता है और 20 मार्क्स का इंग्लिश का होता है। एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा न्यू सेशन जो है वो बायोलॉजी का, जोलॉजी का, इंग्लिश का, बॉटनी का, उर्दू का, ये सेशन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। और हमारे पूरे सेशन के कोई भी सेशन आप ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 5000 है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, फॉर मोर डिटेल्स आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।